हेलो एवरीवन। हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे कुछ बातें करी थी और हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर एप्लीकेशन चल रहा था बायोट सावर्ट का। ओके, हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन पे आते हैं और विल गोइंग टू प्रोसीड कि आगे फर्दर हम लोग एप्लीकेशन नंबर 2 पे आते हैं। एप्लीकेशन 1 तक हो गया था आई थिंक। स्ट्रेट लाइन कंडक्टर हम लोगों ने पढ़ लिया था विद अ डिस्टेंस आर, और ये एंगल्स हम लोगों ने इस तरीके से बना के पढ़ा था। बोलो हाँ यार। तो यहाँ पे हम लोगों ने θ1 लिखा था और यहाँ क्या लिखा था θ2, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करी। द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वाज B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I। याद है? व्हाट वाज दैट? दैट इज 4 पाई r, और ब्रैकेट में हम लोगों ने क्या लिखा था? दैट इज sin θ1 प्लस sin θ2। ये वाला एप्लीकेशन कर लिया था और इसके हम लोगों ने सेवरल केसेस भी पढ़े थे। ओके, ना ये एप्लीकेशन हमारा 1 था, ठीक है। इसमें डिफरेंट केसेस हम लोगों ने पढ़ लिए थे और कुछ क्वेश्चंस भी अच्छे शानदार लगाए थे। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द एप्लीकेशन नंबर 2, और एप्लीकेशन 2 इज द सर्कुलर आर्क। एप्लीकेशन 2 क्या है जल्दी बताओ यहाँ से? एप्लीकेशन 2 इज सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क, समझना बात को बेटा। वेरी इजी कंस्ट्रक्शन, वेरी इजी ये एप्लीकेशन होता है। मान लो यहाँ पर लेटर सपोज आपको दे रखा है कि एक करंट कैरिंग इस तरीके से आर्क दिया हुआ है जिसमें आई करंट थ्रेड कर रहा है, और मुझे पता करना है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमिन करके लाना है। तो हाउ विल गोइंग टू डिटरमिन द मैग्नेटिक फील्ड इन दैट पॉइंट? उसका एक सिंपल सा तरीका है। देखो क्या करते हैं। मान लो कि लेट सपोज यहाँ पे मैंने बोला था करंट के डायरेक्शन में, करंट एलिमेंट मानते हैं, दैट इज द डीएल वेक्टर। दिस इज कॉल्ड एज अ करंट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट कहलाता है? करंट एलिमेंट कहलाता है, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में कंसिडर करना है आपको। और आपको क्या करना है? फर्दर एक आर वेक्टर ड्रॉ करना है जो कि मैग्नेटिक फील्ड की ओर होगा। कौन सा वेक्टर बोलो? आर वेक्टर। तो बताओ, एक करंट एलिमेंट टेंजेंट के अलोंग है और आर वेक्टर अलोंग द पॉइंट, ये पॉइंट के अलोंग है। तो आर वेक्टर और करंट एलिमेंट के बीच में जो एंगल है दैट इज द 90 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल बोलो? 90 डिग्री। दिस डीएल वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है कौन सा फील्ड जल्दी बताओ? मैग्नेटिक फील्ड। क्यों मैग्नेटिक फील्ड में कह रहा हूँ? सॉरी फॉर दैट। डीएल वेक्टर परपेंडिकुलर होगा किसके? आर वेक्टर के। आर वेक्टर के क्यों? बिकॉज ये रेडियस है और ये क्या जल्दी बताओ? टेंजेंट। टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने का एंगल आता है? 90 डिग्री का एंगल आता है। मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। क्या पता करना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। ये करंट आई है और यहाँ भी करंट क्या जल्दी बताओ? आई। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, याद करो, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो यहाँ पे आंसर आएगा बेटा ये क्रॉस मतलब इनवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है बोलो? इनवर्ड डायरेक्शन की तरफ। तो बी वेक्टर जो होगा वो इनवर्ड हो जाएगा। अब मुझे पता करना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। इसके लिए एक सिंपल सा तरीका अपनाना है। आप क्या करोगे? यहाँ से एक डॉटेड लाइन का कंस्ट्रक्शन करोगे, तो डॉटेड लाइंस का कंस्ट्रक्शन करो, यहाँ भी डॉटेड लाइन का कंस्ट्रक्शन करो, और यहाँ से यहाँ तक का एंगल सब्सटीट्यूट कर दो। दैट एंगल इज इक्वल टू थीटा। कितना एंगल है बोलो? थीटा। इस थीटा में से एक छोटा सा पोर्शन कट करो, दैट एंगल इज बेसिकली द बेटा डी थीटा। ठीक ना? फिर से मैं क्या बोला कि इस एंड से एक एंगल ले लो थीटा और यहाँ पे एक छोटा सा एंगल कंसीडर करो डी थीटा। अब बायोट सावर्ट्स लॉ क्या कह रहा था बेटा? बायोट सावर्ट्स लॉ कह रहा था कि डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ थीटा बाई क्या हो जाएगा बोलो? आर स्क्वायर। बाई क्या हो जाएगा बोलो? आर स्क्वायर। अब ये थीटा क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड थीटा क्या है, ये बात भी समझ में आना चाहिए सभी को। ये थीटा मैंने बताया था, दिस थीटा इज, ये जो थीटा है यहाँ पे वो डीएल, ये डीएल और आर के बीच का एंगल है। डीएल और आर के बीच का एंगल है। तो डीएल और आर तो परपेंडिकुलर है, तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। चलो पुट करते हैं। डीवी इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे दैट कम्स टू बी म्यू नॉट बाय क्या जल्दी बताओ? 4 पाई आई इंटू डी एल, ठीक ना, इंटू साइन ऑफ कितना डिग्री बोलो? 90 डिग्री, बाय क्या हो जाएगा बोलो? आर स्क्वायर। साइन ऑफ 90 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा बोलो? आर स्क्वायर। और अगर ये आर स्क्वायर हो गया तो साइन 90 का वैल्यू कितने के बराबर होता है? 1। तो इट कम्स टू बी 1। सो द वैल्यू इज डीवी इज इक्वल टू, सारे बच्चे देखेंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल, और यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू 1 और यहाँ पे आर स्क्वायर लिख दिया। तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया और हम लोग थीटा का वैल्यू कितना डिग्री रखा? 90 डिग्री रखा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये डीएल का वैल्यू हम कैसे निकालें? अब गौर करना, मैं एक और फिगर शॉर्ट में बनाता हूँ। अब गौर से देखोगे यहाँ पे एक रेडियस आर सब्सटीट्यूट हो रहा है और ये आर का लेंथ डीएल के बराबर है। कितने के बराबर है? डीएल। ये डीएल के बराबर है और रेडियस कितना है जल्दी बताओ? आर।
और यहाँ से एंगल हम ले लेते हैं डी थीटा। कितना एंगल ले लेते हैं? डी थीटा। फिर से बोल रहे हैं ये डीएल है, ये रेडियस आर है, और ये एंगल कितना ले लिया? डी थीटा। तो आइए समझते हैं, हम लोग लगाते हैं मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला। मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला दैट इज इक्वल्स टू, हमको मालूम है, हम लोगों ने ट्राइंगल में पढ़ रखा है, दैट इज हमारे पास ये आया हुआ है क्या चीज कि हमें ये पता है कि किसी एंगल का वैल्यू जो होता है वो आर्क अपॉन रेडियस के बराबर होता है। आर्क बाय किसके बराबर? रेडियस। तो आर्क का वैल्यू कितने के बराबर? डीएल के बराबर। रेडियस कितना है? आर है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डी थीटा इज इक्वल्स टू डीएल आर्क बाय रेडियस आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, डीएल आर्क का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा? आर टाइम्स ऑफ डी थीटा। आर टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा बोलो? डी थीटा। ये किसका वैल्यू किसके बराबर होगा? ये डीएल का वैल्यू है। ये जो डीएल आपको नजर आ रहा है उसकी ही वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पर निकाली है। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा बेटा, स्लाइड का थोड़ा सा माइनर साइज है। ठीक है, तो आई इंटू डी एल बाई क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। और आर यहाँ पे क्या है? फिर से रेडियस है। तो यहाँ से फर्दर हम लोगों ने लिखा डीवी का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ रखा था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल बाई क्या लिखा था? आर स्क्वायर। और डीएल का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था आर इंटू डी थीटा। आर इंटू क्या चीज? डी थीटा। वी हैव कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डीएल इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ डीएल हेयर, पुट कर लिए यहाँ पे, dv is equals to, we can write it as mu naught upon 4 pi into I into dl की जगह r into d theta divided by r square. Some r will going to be cancelled out, so this comes to be dv is equals to mu naught by 4 pi into I into d theta by क्या हो जाएगा? r. This is the formula. Now integrating on either sides to get the result. इंटीग्रेशन यहाँ भी करेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ भी करेंगे। जीरो से बी तक का इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से लेकर सपोज थीटा नॉट तक का। वही जीरो से थीटा नॉट, चलो थोड़ा समझाते हैं वापस से कंस्ट्रक्शन की ओर। यहाँ से ये थीटा था, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डी थीटा माना था और इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दिया ऐसे करके। ठीक है, मान लो ये पूरा का पूरा जो एंगल है, ये पिंक कलर वाली लाइन को देखना, ये पूरा का पूरा जो एंगल है यहाँ से ऐसे करके ये जो एंगल बना है इसको मैं थीटा नॉट मानू, मतलब टोटल एंगल को मैंने थीटा नॉट माना, यहाँ से यहाँ तक को थीटा माना और इसमें से छोटा सा वैल्यू थी डी थीटा निकाला था। पूरा एंगल कितना माना था? थीटा नॉट। तो मान के चलो मिनिमम एंगल 0 डिग्री होगा और मैक्सिमम कितना हो सकता है? थीटा नॉट हो सकता है। तो 0 से थीटा नॉट यहाँ हम लोगों ने पुट कर दिया। इंटीग्रेटिंग ऑन इधर साइड डीवी का इंटीग्रेशन बी होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंडिंग टू बी। ओके, सो दिस कम्स टू बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, और डी थीटा का इंटीग्रेशन आप थीटा लिख दो, 0 से लेके थीटा नॉट कर दो यहाँ पे। ठीक है, नाउ पुटिंग दोज वैल्यूज एज अ टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन। सो b का इंटीग्रेशन बेटा b माइनस जीरो, देख लो यहाँ से b माइनस जीरो, एक बार b एक बार जीरो। यहाँ पे फिर क्या आया था बोलो? म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई क्या आया था बोलो? 4 पाई, आई बाई क्या चीज? r, और थीटा की जगह एक बार थीटा नॉट एक बार जीरो, तो रख दो यहाँ से थीटा नॉट और एक बार क्या रख दो? जीरो रख दिया यहाँ से। तो b इज इक्वल टू आ गया हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर और मल्टीप्लाइड बाई थीटा नॉट। हियर इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि हम लोग कैलकुलेट करके आ गए। This theta naught is the angle subtended at the point उस पॉइंट पे हम लोगों ने सबस्टेंड किया इस एंगल को, where magnetic field is to be determined, where B vector is to be determined, मैग्नेटिक फील्ड जहां पे डिटरमिन हमें करना है वहीं पे हम लोगों ने बी वेक्टर बनाया। क्या बनाया बताओ? बी वेक्टर बनाया। क्या सभी को ये बातें क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है क्या? बी का वैल्यू कितना आ गया? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इनटू थीटा नॉट, एंगल सबटेंडेड एट द पॉइंट वेयर बी वेक्टर हैज टू बी डिटरमिन्ड। तो फर्दर मैंने अगर इसका वेक्टर फॉर्मेट लिखना है इसी चीज का, इफ यू वांट टू राइट द वेक्टर फॉर्मेट ऑफ दिस, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू, वी कैन राइट इट एज अ म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन आर, और दैट इज द थीटा नॉट एंड दैट इज द क्रॉस वेक्टर। क्रॉस वेक्टर इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही फिगर में आपको बताया था, चेक दिस आउट, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा? इनसाइड जाएगा। सो मैंने यहाँ पे बी वेक्टर का वैल्यू इस तरीके से लिखा। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज, ये एंगल हो गया। और ये थीटा नॉट जो आप लोगे, जो एंगल पुट करोगे, थीटा नॉट मस्ट बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ रेडियन, मस्ट बी टेकन इन फॉर्म ऑफ रेडियन। इन फॉर्म ऑफ व्हाट जल्दी बताओ? रेडियन के फॉर्म में आप लेंगे इसको while calculating the magnetic field, as simple as that, very easy. Now substituting the value, तो b vector is equals to हम लोगों ने लिखा, what is that? म्यू नॉट बाई क्या चलिए बताओ? 4 पाई अपॉन i, और यहाँ पे क्या लिखो? r,
और यहाँ पे फर्दर हम लोगों ने थीटा नॉट का वैल्यू लिखना है, तो थीटा नॉट का वैल्यू लिखना है। और चूंकि ये क्रॉस था तो क्रॉस मैंने एक फॉर्मूला बना के लिख लिया। नाउ अगेन जैसे हम लोगों ने एप्लीकेशन 1 के अंदर डिफरेंट केसेस पढ़े थे, तो यहाँ भी हम लोग केसेस लिखेंगे। केस ए लिखा हम लोगों ने। केस ए में लेट अस सपोज कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक सर्कुलर आर्क है, सेमी सर्कुलर आर्क है, और यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो कैन आई से दैट कि सेमी सर्कुलर आर्क का जो एंगल सबस्टेंड होता है, सेमी सर्कुलर आर्क का जो एंगल सबस्टेंड होता है सेंटर पे, दैट एंगल इज 180 डिग्री का, एंड 180 डिग्री कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ पाई। और फिर से मैं बोलूंगा यहाँ पे क्रॉस ही होगा, बिकॉज राइट होता है, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग। जिस बच्चे को कंस्ट्रक्शन में दिक्कत है, जिस बच्चे को डायरेक्शन में दिक्कत है, जस्ट प्लीज कम एंड आस्क इन द क्लास, आई विल गोइंग टू गिव यू। राइट हैंड थंब रूल से हम निकाल रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल, दैट इज 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई। तो हम लोग बी बराबर हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाय आर, और यहाँ पे हम लोगों ने थीटा नॉट की जगह पाई लिख दिया, और यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो गया। सो द रिजल्ट इज बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय क्या आ गया, जल्दी बताओ, 4r आ गया। इज अ सिंपल रिजल्ट जो कि इसके थ्रू आ गया, ठीक ना। केस ए बनाया जहाँ पे एक सेमी सर्कुलर आर्क है। चलिए उसी तरीके से हम लोग कंसिडर करते हैं केस बी को, ठीक है। वी आर कंसिडरिंग द केस बी। केस बी में मान लो बेटा कि एक क्वार्टर आर्क बनता है। क्वार्टर मतलब 1/4 ऑफ द सर्कल बनता है। तो 1/4 of the circle will going to sustain 90 degree का एंगल, एंड 90 डिग्री इज इक्वल टू एज पर आवर इंफॉर्मेशन इज कंसर्न ये पाई/2 के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर। तो बी का वैल्यू कितने के बराबर लिखेंगे बताओ, यहाँ से म्यू नॉट आई बाई क्या लिखेंगे बोलो, यहाँ से 4 पाई आर, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितने के बराबर लिखेंगे, पाई/2 के बराबर। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो यहाँ से म्यू नॉट आई बाई क्या लिखेंगे बोलो, यहाँ से 4 2 8r, तो 8r हो जाएगा। फिर से क्रॉस या डॉट, क्रॉस ही रहेगा फिलहाल के लिए। क्लॉकवाइज जाएगा बेटा, सेंटर पे क्रॉस ही मानना, क्या हो जाएगा, क्रॉस। ये मैग्नेटिक फील्ड का डेटा निकला म्यू नॉट आई बाय 8r, बिकॉज पाई/2 था तो 4 2 8 कर दिया। ये हम लोगों ने किसका निकाला, हम लोगों ने एक सेमी सर्कल का निकाला, सेमी सर्कल का निकाला, और हम लोगों ने क्वार्टर सर्कल का निकाला। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ ये दोनों एप्लीकेशंस आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। चलिए प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अगर लेट अस सपोज दिस एंगल इज गोइंग टू बी, लेट अस सपोज यहाँ मैं मान लेता हूँ कि एक 3/4 ऑफ द सर्कल इज गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड एंड द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो अगेन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज करंट गया तो यहाँ पे क्रॉस होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस। अब मुझे इसका फिर से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड नाउ यहाँ पे पता करना है। तो बताओ बेटा ये पूरा का पूरा एंगल जो यहाँ से यहाँ तक बना है वो कितने डिग्री का बना है, 270 डिग्री का। 270 डिग्री का एंगल कितने के बराबर होता है, 3 पाई/2 के बराबर होता है भैया। बी का वैल्यू कितने के बराबर हम जानते हैं, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर जानते हैं हम लोग। यहाँ पे एंगल का वैल्यू कितने के बराबर लिखेंगे, 3 पाई/2 के बराबर। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, 3 2 4 2 सा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो म्यू नॉट आई बाई क्या हो जाएगा, 8r हो जाएगा। और यहाँ क्रॉस होगा या डॉट होगा, क्रॉस होगा। अगेन इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड इज द राइट, इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड इज द राइट आंसर। और यहाँ पे आंसर हो गया मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। हम लोग डिफरेंट केसेस के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया। ओके, लेट अस सपोज देयर इज अ फुल सर्कल, मान लेते हैं पूरा का पूरा एक सर्कल ही बन गया। अगेन वी हैव टू डिटरमिन द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ लेट अस सपोज आई विल गोइंग टू कंसीडर दैट की करंट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है, करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, द करंट विल गोइंग टू सबस्टेंड एन एंगल ऑफ 360 डिग्री है। मतलब सेंटर पे जो एंगल बनेगा 360 का बनेगा। 360 का वैल्यू कितने के बराबर होगा, 2 पाई के बराबर होगा। बी का वैल्यू फिर से आप लिखने चाहेंगे तो म्यू नॉट आई बाई क्या लिखोगे, 4 पाई आर लिखोगे, और यहाँ पे एंगल का वैल्यू आप 2 पाई के बराबर लिख दो। किसके बराबर, 2 पाई के बराबर। फिर से इसको अगर शार्पली आप देखो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो तो कितने बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स। तो बी का वैल्यू आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2r आ जाएगा। अगेन क्रॉस और डॉट, क्रॉस इज द राइट आंसर, सॉरी नॉट, दिस इज द डॉट आंसर बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो समझ में आ रही बात है, बस वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन द फॉर्म ऑफ रेडियन। थीटा का वैल्यू देखोगे बेटा तो अगर 90 डिग्री है इट्स कम्स टू बी पाई/2, 180 डिग्री है तो पाई कहेंगे, 360 है तो 2 पाई कहेंगे, ठीक है। और आपका 360 डिग्री है, सॉरी वो 270 डिग्री है तो 3 पाई/2 यूज़ किया। और भी कुछ वैल्यूज़ होते हैं, जैसे 120 डिग्री है तो 2 पाई/3 कहते हैं इसको। ओके, आपका 45 डिग्री है, दैट कम्स टू बी पाई/4। बहुत सारे अलग अलग एंगल से बस आप पुट करते चल जाना। कल के दिन मैंने आपको कह दिया लेट अस सपोज 135 डिग्री, इट कम्स टू बी 3 पाई/4, 3 पाई/4। मैंने कह दिया 150 डिग्री, दैट कम्स टू बी 6 पाई/3, सॉरी 5/6, 5 पाई/6 इज द राइट आंसर।
So these are the values we are going to put here and we will going to take the results. Very easy. It's very easy कि मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसके कारण, किसी सर्कुलर आर्क के कारण. चलो लेट अस सपोज हम लोग थोड़ा सा एक बेहतरीन सवाल करते हैं इसी से रिलेटेड. ठीक है. अच्छा एक चीज और, इस केस में लेट अस सपोज मैं थोड़ा सा कलर को वेरिएट करता हूँ कि अगर इसमें कैपिटल एन टर्न्स था, एन टर्न्स होता, तो मुझे इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना था. क्या निकालना था? मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड एन टर्न्स के लिए निकालोगे तो B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट I बाय 2R और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे n से. कैसे से मल्टीप्लाई कर दोगे? n से. तो ये वैल्यू B का कितने के बराबर हो जाएगा? तो B का वैल्यू हो जाएगा n इंटू म्यू नॉट I बाय 2R. बस n से मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है. या म्यू नॉट NI बाय 2R हो जाता है. क्या हो जाता है बोलो? म्यू नॉट NI बाय 2R. म्यू नॉट NI बाय 2R. मैं बार बार लिख रहा हूँ उसी चीज को. ठीक है. n टर्न्स के लिए बस n से मल्टीप्लाई कर देना. मतलब ये जो रिजल्ट आपको ऑब्टेन हो क्या है, ये वाला, इस रिजल्ट को बेटा n से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप ये रिजल्ट आ जाएगा n टर्न्स के लिए. मतलब आपके पास इस तरीके से बहुत सारे टर्न्स वाले अगर आपको सर्कुलर आर्क मिल गए तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लिखना है B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI बाय 2R. तो यहाँ तक की बातें हम लोग शायद समझ गए होंगे और बहुत इजीली समझ में आएगा. इट्स नॉट अ बिग डील. दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द केसेस ऑफ सर्कुलर आर्क. आइए समझते हैं थोड़ा सा इसमें एक क्वेश्चन को, और इसको क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे हो जाएगा. लेते हैं एग्जांपल नंबर 1. ठीक है. लेट अस सपोज आपके पास इस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया हुआ है कि आपके पास एक सर्कुलर आर्क दिया हुआ है. फिर से मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ. फिर से एक सर्कुलर आर्क है, यहाँ बढ़ाया, फिर से एक सर्कुलर आर्क है, फिर से यहाँ पे ऐसे करके सर्कुलर आर्क बनाते चले गए. ओके. वी हैव कंस्ट्रक्टेड द सर्कुलर आर्क. और लेट अस सपोज ऐसे करके ये कंस्ट्रक्शन चलता गया, चलता गया, चलता गया. And let us consider that the current I is threading through the each branch of the circuit. करंट I जा रहा है, करंट I जा रहा है, ऐसे फ्लो करता जा रहा है करंट I. देखते चलना. करंट I ऊपर गया, फिर करंट I ऐसे आया, फिर नीचे गया तो ऐसे गया, फिर ऊपर आया तो इस तरीके से आया, फिर इधर आया तो ऊपर गया, फिर इधर आया तो नीचे आया, फिर ऐसे गया तो I आया, ऐसे गया तो I आया, और बनाते गए. और इस पॉइंट पे हमको पूछा गया है कि आप बताइए भाई साहब कि इससे मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना होगा. We have to calculate the magnetic field at this point. ठीक है. तो let us suppose consider it to be the radius r. यहाँ पे ऐसे radius r मान लेंगे, यहाँ भी r मान लो, यहाँ भी r मानो, इधर भी r मानो, r मानो और r मानो. r दूरी पे ये. अब गौर करना, मैंने एक चीज बताया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड along the circuit, मैंने बोला था कि let us suppose the current is threading here, ऐसे करके करंट अगर जा रहा है, तो मुझे इस पॉइंट पे अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड पूछता है तो मैंने बताया था यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू शून्य के बराबर हो जाता है. दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है. दैट इज इक्वल टू, बहुत जल्दी बताओ, 0. अगर आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाता है तो अब गौर करोगे तो इन सब के कारण ये जो स्ट्रेट वायर्स ऐसे करके नजर आ रही है, जो टर्निंग्स नजर आ रही है, तो ये तो इस पॉइंट के लिए कोलिनियर पॉइंट हो गए. कौन से पॉइंट के लिए कोलिनियर पॉइंट हो गए? इस पॉइंट के लिए कोलिनियर पॉइंट हो गए. कौन से पॉइंट के लिए जल्दी बताओ? इस पॉइंट के लिए कोलिनियर पॉइंट हो गए. अगर कोलिनियर पॉइंट हो गए तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं. मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इनके कारण नहीं होगा. जहां जहां मैं क्रॉस कर रहा हूं इनके कारण मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? बिकॉज ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे इनके कारण नहीं होगा. स्ट्रेट वायर्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड ना के बराबर, ना के बराबर, ना के बराबर. मैं कट करते जा रहा हूँ. तो बचा केवल ये वाला आर्कियल सेक्शन बचा. तो आर्क देखो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इधर कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है. फिर यहाँ देखो यहाँ क्लॉकवाइज जा रहा है, सॉरी फॉर द CW गया, फिर आगे बढ़ो तो ACW जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज. चेक करना. फिर से क्लॉकवाइज, फिर से क्या चीज? एंटी क्लॉकवाइज, फिर से क्लॉकवाइज और फिर से एंटी क्लॉकवाइज. ये करंट जा रहा है. तो हमको पता करना है क्या मैग्नेटिक फील्ड का डेटा होगा. अब आर्क का गौर से देखो तो हर एक आर्क यहाँ पर जो एंगल बना रहा है बेटा वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. कितने डिग्री का? 90 डिग्री का. एंड 90 डिग्री का वैल्यू जो होगा वो π/2 के बराबर होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड का डेटा कितने के बराबर आप लिखना पसंद करते हो? B बराबर, जल्दी बोलो, म्यू नॉट I, जल्दी बोलो, यहाँ से 4πr मल्टीप्लाइड बाय एंगल थीटा. एंड थीटा का वैल्यू यहाँ कितने के बराबर है? 90 डिग्री के बराबर. तो B का वैल्यू कितने के बराबर? म्यू नॉट I, जल्दी बोलो, 4πr. और यहाँ पे एंगल कितने के बराबर लिखेंगे? π/2 के बराबर. पाई से पाई विल गोइंग टू बी कैंसिल आउट. तो B का वैल्यू कितने के बराबर? म्यू नॉट I बाय 4 2 8r इज द राइट आंसर. आ जाएगा यहाँ पे. तो क्योंकि π/2 है 8r आ जाएगा. अब चेक करना कि पहले वाले जो आर्क है, पहले वाले का तो रेडियस r है, बट दूसरे वाले का रेडियस r है. नहीं 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 नहीं, ये वाला जो है, ये वाला सेक्शन गौर से देखो, r प्लस r 2r डिस्टेंस पे है, फिर तीसरा वाला 3r पे है, और दोनों का डायरेक्शन भी अपोजिट जा रहा है. ये क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज.
देखो ये वाला क्लॉकवाइज, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज, फिर से ये क्लॉकवाइज, फिर से एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये जा रहा है अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्लॉकवाइज को हम अभी से पॉजिटिव मानेंगे, ऐसा मान लें क्लॉकवाइज वाला क्रॉस है उसको प्लस मानेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज वाले को हम माइनस मान लेंगे। आपको जो लेना है, एक को प्लस मान लो, एक को माइनस मान लो। क्लॉकवाइज का मैंने बताया था क्रॉस आता है, क्लॉकवाइज का मैंने बोला था क्रॉस आता है, क्लॉकवाइज का क्रॉस आएगा, ठीक ना, और एंटी क्लॉकवाइज का क्या आएगा, डॉट आएगा। आपको जो मानना है मान लो, आप इसको प्लस मानना है प्लस मानो, अगर तुम इसे माइनस मानना चाहते हो माइनस मान लो, इसको प्लस मान लो। तो अपोजिट डायरेक्शन से, इसलिए एक को प्लस और एक को माइनस। डॉट आउटसाइड है तो इसको प्लस मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, माइनस मान लीजिए। ओके, चलिए मैं वैल्यूज लिखता हूँ। पहले वाले का जब वैल्यू लिखोगे, पहले वाले आर्क का, दैट रिजल्ट इज म्यू नॉट आई बाय, लिखोगे व्हाट इज द आंसर, दैट इज 4 टू ज़ा कितना हुआ आंसर, 4 टू ज़ा पाई बाय 2 है तो 8 आर हो जाएगा, 4 टू ज़ा 8 आर। ओके, यहां से आ गया। इसको मैं मान लेता हूं क्रॉस, ठीक है। तो सेकेंड वाले को मैं लिखूंगा म्यू नॉट आई बाय, गौर करना सब कोई, 8 आर नहीं होगा, एंड म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू, बाय आर नहीं 2 आर हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 2 हो जाएगा। नॉट डॉट या क्रॉस, डॉट हो जाएगा, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो कितना रिजल्ट आ जाएगा, b2 इज इक्वल टू 8 दूनी 16, तो म्यू नॉट आई बाय क्या हो जाएगा, 16 आर इज द राइट आंसर। b3 का वैल्यू, ये डॉट है या क्रॉस है, डॉट है। b3 का वैल्यू हम लिखेंगे म्यू नॉट आई बाय, यहाँ से फिर से लिखेंगे 4 पाई, आर इस बार नहीं होगा 3 आर होगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 लिखेंगे। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, 4 तिया 12, 4 तिनी 12, 12 दूनी 24, और ये क्रॉस है या डॉट है, क्रॉस है, तो कितना हो जाएगा b3 का वैल्यू, दैट कम्स टू म्यू नॉट आई बाय, क्या लिखेंगे यहाँ से 24 आर इज द राइट आंसर, डॉट या क्रॉस, क्रॉस। b4 लिखोगे आप, यहाँ से उसी तरीके से लिखोगे म्यू नॉट आई बाय 4 पाई इनटू, इस बार 4 आर हो जाएगा, एक एक आर बढ़ते जा रहा है, देखो ना, पहले आर था, ये निकाल चुके थे रिजल्ट, फिर 2 आर हो गया, फिर 2 आर के बाद 2 आर हो गया, तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। उसके बाद हम लोग का पहला रिजल्ट ये आया हुआ था, फिर हमारे पास जो रिजल्ट आया वो 3 आर वाला, ये रिजल्ट आ गया 24 आर। फिर चौथे पे गए हम लोग तो 4 आर लिख दिया, और मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 2 से, ही सब एंगल तो सेम ही बना रहा है। क्रॉस के बाद डॉट आया, फिर क्रॉस आया, फिर डॉट आ जाएगा, सिंपल चल रहा है। b4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 2 जा 32, तो म्यू नॉट आई बाय क्या हो जाएगा, 32 आर इज द राइट आंसर, पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये डॉट आ जाएगा, 32 आर इज द राइट आंसर। फिर से लिख देता हूँ म्यू नॉट आई बाय 32 आर, और यहाँ क्या लिख देता हूँ, डॉट लिखा, यहाँ से हमारे पास b4 भी आ गया, क्या आ गया हमारे पास, b4। चलो चेक करते हैं एक रिजल्ट को, b1 कितना आया बच्चे मेरे पास, म्यू नॉट आई बाय 8 आर, b2 कितना आया हमारे पास, म्यू नॉट आई बाय 16 आर, देखते चलना। थर्ड क्या आया, म्यू नॉट आई बाय, यहाँ पे हमारे पास आया 24 आर, फिर हमारे पास क्या b4 म्यू नॉट आई बाय 32 आर, ये आता चला गया। एक आया था बेटा, पहला वाला हमारे पास क्रॉस था, फिर दूसरा डॉट था, फिर क्रॉस था, फिर डॉट था, चेक कर लो आप लोग, क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट, क्रॉस क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट। ओके, अब बी टोटल अगर आप निकालना चाहेंगे तो सबको ऐड करो आप, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये लेटर सपोज अगर इन्फानाइट सीरीज तक जा रहा था, कहां तक जा रहा था, इन्फानाइट तक, ऐसे चलता चला गया इन्फिनिटी तक, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, पहला वाला म्यू नॉट आई बाय 8 आर, इसको आप माइनस मान लो, तो दूसरे वाले को प्लस मानो, म्यू नॉट आई बाय क्या हो जाएगा 16 आर, ठीक ना। फिर लिखना है यहाँ से म्यू नॉट आई बाय 24 आर, ठीक ना, प्लस म्यू नॉट आई बाय 32 आर, ठीक ना, और ये कहाँ तक जाएगा बताओ, इन्फिनिटी तक, ठीक है बेटा। कुछ न्यूजेंस नॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो इस कारण से थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं, सो अवॉइड दिस। ओके, तो लिखते हैं म्यू नॉट आई बाय 8 आर को हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा -1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 जब कॉमन ले तो 1/2 बचा, प्लस 1/2, फिर यहाँ पे क्या बचेगा -1/3, फिर क्या बचेगा +1/4, ऐसे बढ़ते चलो, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, फिर 4 के बाद 5 आ जाएगा, 5 क्या चीज में आ जाएगा, माइनस में, -1/5, फिर क्या हो जाएगा +1/6, डॉट 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 इन्फिनिटी तक चला आएगा। ओके, अब अगर ये सीरीज आपको प्लस माइनस वाली सीरीज मिल गई, तो याद रखना एक तरह का ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक मैथमेटिक्स में चैप्टर चलता है एक्सपेंशन, खास करके मैथ्स वाले बच्चे उनके लिए तो ठीक है, बट बायो वाले बच्चे ये ध्यान रखिएगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन का ये सीरीज है, और इसको आप मान सकते हो ln2 log2 वैल्यू मान सकते हो, अगर आपको प्लस माइनस दिया तो ये ln2 इसका आंसर आता है, तो फाइनल आंसर इज म्यू नॉट आई बाय 8 आर मल्टीप्लाइड बाय ln2 इज द राइट आंसर। ओके।
उम्मीद कर रहा हूँ सबको ये समझ में आया होगा। एक अच्छे लेवल का और ठीक ठाक क्वेश्चन था जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड था। उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आया होगा सर्कुलर आर्क का ये क्वेश्चन। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? ओके। या फिर इसमें एक चीज और मैं बता देता हूँ, इसको अगर ज्यादा आपको बेहतर तरीके से समझना है तो मैं फिर से एक बार सीरीज रेकॉर्ड कर देता हूँ। रियलिटी में देखो बेटा क्या है, एक्चुअली मैं बताता हूँ इसमें क्या है। LN2 इसमें थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा चेंजेस और होना चाहिए। एक मिनट वापस से गलत नहीं है, बस इसमें याद है ना माइनस साइन लगा देना। माइनस साइन क्यों लगाया अभी समझाता हूँ, फिर से एक बार कर देते हैं। जो मैंने लिखा उसको मैं समझाने की एक बार कोशिश करता हूँ। हमारे पास रिजल्ट था म्यू नॉट आई बाई 2r। ओके, यहाँ पे रिजल्ट था बेटा -1, यहाँ पे क्या था +1/2, -1/3 +1/4, बोलो हाँ या ना, -1/5 +1/6, डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। टेक द नेगेटिव साइन टू बी द कॉमन इन दिस एक्सप्रेशन, तो -μ0i/2r हम लोग कॉमन ले लेते हैं। यहाँ एक्सप्रेशन बचता है 1/-1/2 +1/3 -1/4 +1/5 ओके, -1/6 ओके, डॉट 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 इन्फिनिटी तक। यही सीरीज आया है, कोई दिक्कत नहीं लेना, आराम से देखना है कि आप किसको कंसीडर करते हो। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होता है यही ln2 के बराबर है, ठीक ना। कहीं पे मैंने बेटा अगर क्रॉस को सुन लो, क्रॉस को अगर मैंने प्लस लिया और डॉट को मैंने माइनस लिया तब भी चलेगा, बट याद रखना इसका रिजल्ट ln2 होता है। तो एक्चुअली हमारे पास रिजल्ट होगा μ0i/8r था, सॉरी μ0i/8r कॉमन लिया था, 8r कॉमन लिया था, ठीक है। चलो 8r कॉमन लिया तो आंसर आ जाएगा μ0i/8r, और यहाँ पे ln2 इज द राइट आंसर। मैग्नीट्यूड वाइज माइनस साइन आप हटा सकते हो, यही आंसर आएगा आपका। उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आया होगा एक क्वेश्चन जो कि सर्कुलर आर्क से रिलेटेड था, ठीक है। प्रोसीडिंग टू द एग्जाम्पल नंबर 2, और एक मैं इसी तरीके से क्वेश्चन करवाता हूं आपसे कि कैसा है। देखो यहां से लेट अस कंसीडर कि हमारे पास एक्स वाई और जेड एक्सिस है, ऐसे करके एक्स एक्सिस है और लेट अस सपोज वाई एक्सिस है, और यहाँ पे हमारे पास जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है और क्या जल्दी बताओ, जेड एक्सिस है। अब हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन दे रखा है, इस तरीके से कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। देखो एक वायर दिया हुआ है, इस तरीके से हमारे पास एक वायर दिया हुआ है। वायर के बाद यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल बना हुआ है इस तरीके से, ऐसे करके, ठीक है, एक सर्कल बना है। और फर्दर मेरे पास एक और वायर इस तरीके से निकल के बाहर आया है, ठीक है। और मुझे इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का है, इसके ओरिजिन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का है, और इसके रेडियस का डिस्टेंस r के बराबर। रेडियस का डिस्टेंस कितने के बराबर है, r के बराबर है। तो रेडियस डिस्टेंस इज लेट अस सपोज r। अब यहां से लेट अस सपोज द करंट इज थ्रेडिंग इन दिस वे, द करंट इज गोइंग इन, ऐसे करके, और ये करंट आया, ये करंट आया और करंट बाहर निकल गया। इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। वैसे मैं बहुत क्लियर कर देता हूं, ये पूरा का पूरा सर्कल एक्स वाई प्लेन पर है। ये कौन से प्लेन पे है, एक्स वाई प्लेन पर, मतलब इस प्लेन पर। और ये जो वायर्स आपको नजर आ रहे हैं ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। कौन से एक्सिस के अलॉन्ग है, जेड एक्सिस। मतलब ऐसा मानो कि पेपर प्लेन से बाहर आ रहा है, ठीक है। मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और ऐसा कंसिडर करते हैं कि ये जो वायर है एक साइड से इन्फिनिटी है, एक साइड से क्या है बताओ, इन्फिनिटी है, एक साइड से इन्फिनिटी है। ऐसे वायर को हम लोगों ने बताया था सेमी इन्फिनाइट वायर कहा था। कौन सा इन्फिनाइट वायर, सेमी इन्फिनाइट वायर। अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा, ठीक है। मुझे पता करना है कि क्या क्या यहाँ पे, ठीक। अब देखो इसके कारण अगर लोगे तो मैंने यहाँ पे वायर का 3 सेक्शन लेना, 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है। पहले वाले वायर के कारण मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। और ये डिस्टेंस कुछ r है, चेक करना सबको। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये ओरिजिन लाई कर रहा है, देखो ये चेक करना। ये मैं मान लेता हूँ पॉइंट P है, तो P पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और ये करंट 1 है और ये पहला वाला सेक्शन मान लेना है। तो डिस्टेंस r पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड लेना है, तो आपका थंब अगर ऐसे करके स्ट्रेच होता है तो आपके चारों फिंगर्स इस तरीके से आएंगे। बोलो हाँ या ना, आएंगे, इधर आएंगे। अब ये चारों फिंगर, तो पाम अगर देखोगे, अगर थंब इधर लाओगे तो पाम आपका नीचे की ओर खुल जाएगा। बोलो हाँ या ना, नीचे की ओर खुलेगा तो मतलब ये y एक्सिस के अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। द j नहीं माइनस जे कैप होता है। आपको पता है y एक्सिस के अलोंग जे कैप लेते हैं तो यहाँ कौन सा कैप हो जाएगा, माइनस जे कैप। तो पहले वाले के कारण अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहोगे दैट कम्स टू बी म्यू नॉट आई बाय सेमी इनफाइनाइट वायर का अगर आपको रिजल्ट याद हो तो इट वाज अ 4r। म्यू नॉट आई बाय क्या था जल्दी बताओ, 4r, सॉरी 4r नहीं 4πr, सॉरी फॉर दैट। जैसे बता देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर था म्यू नॉट आई बाय 4πr। ओके, एक का 0 डिग्री याद है, θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री माना था, θ2 का वैल्यू 90 डिग्री माना था, ठीक है। तो म्यू नॉट आई बाय हम लोगों ने क्या लिखा हुआ तो 4πr, और हम लोगों ने यहाँ पे लिया था तो मैं ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसको लिख देंगे माइनस जे कैप,
और यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से वेक्टोरियल साइन बना देना है, ठीक है, इस तरीके से डाउनवर्ड जाएगा। तो वैल्यू आया था म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर माइनस जे कैप प्लस जे कैप, माइनस जे कैप इज द राइट आंसर, माइनस जे कैप इज द राइट आंसर, ठीक है, किसके लिए, पहले वाले के लिए, ठीक है। आगे फिर से मैं बोल रहा हूँ, थंब आपने इधर करंट के डायरेक्शन में लगाया, पाम को स्ट्रेच किया तो पाम डाउनवर्ड जाएगा, तो माइनस जे कैप इज द राइट आंसर, ओके। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं, अब आते हैं 3 वाले सेक्शन के कारण, 3 वाले कारण आते हैं। 3 वाले कारण देखोगे तो 3 वाले कारण बेटा आपको अगर नजर करना है तो गौर कीजिएगा सब कोई ऐसे करके, तो आपका 3 वाले कारण, ये 3 है हमारा, 3 के कारण आपका पाम ऐसे करके करंट इधर जा रहा है, देखो करंट इधर जा रहा है, चेक करना इधर जा रहा है, और पाम को आपने स्ट्रेच किया ऐसे की ओर, ऐसे स्ट्रेच किया, ठीक है, ऐसे स्ट्रेच किया पाम को। तो बताओ अगर करंट इधर जा रहा है तो ऑब्वियस ही बात है, करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही जाएगा, इस साइड ओपन होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इस साइड ओपन होगा तो ये बताओ कहने से एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का ये आई कैप है, तो ये कौन सा कैप हो जाएगा, माइनस आई कैप। कौन सा कैप बताओ, माइनस आई कैप। चूंकि थर्ड वाला वायर भी सेमी इनफाइनाइट है तो फॉर्मूला तो यही चलेगा, बट डायरेक्शन बदल गया, और डायरेक्शन क्या आ गया बोलिए यहाँ से, v इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, और यहाँ पे कौन सा कैप आ गया, माइनस आई कैप आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने निकाल लिया, ओके, ठीक है, ये भी आ गया हमारे पास। तो हम लोगों ने किसके कारण निकाला, थर्ड के कारण निकाला, तो इसको B3 मान लेंगे। अब हमारे पास एक सर्कुलर आर्क बच गया, क्या बचा, सर्कुलर आर्क फ्लोइंग द करंट इन द क्लॉकवाइज सीक्वेंस। क्लॉकवाइज सीक्वेंस का मैंने क्रॉस बोला है, क्या बोला है, क्रॉस। क्रॉस मतलब इनसाइड, इनसाइड मतलब जेड एक्सिस होता है आउटसाइड, तो ये हो जाएगा इनसाइड। जेड के लिए कौन सा कैप मानते हैं, के कैप, तो उसके अंदर अंदर अपोजिट डायरेक्शन में माइनस के कैप हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B2 इसको माना था, देखो हम लोगों ने 2 माना था, सेकेंड वाले सेक्शन को 2 मान रखा है, इसको 1 माना है और इसको क्या माना है, 3 माना है। तो हमको 2 के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई बाय, हम लोगों ने क्या फॉर्मूला निकाला, 4 पाई आर इनटू 3 पाई अपॉन 2, देखो हम लोगों ने यही फॉर्मूला निकाला था, और क्रॉस है तो माइनस के कैप हो जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो सो द आंसर इज B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 टू ज़ा 8R, और ऊपर भी 3 भी हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, क्रॉस और डॉट क्रॉस आ जाएगा, क्रॉस, या फिर कह लो दूसरे शब्दों में माइनस के कैप आ जाएगा। बस B2 भी आ गया, B1 भी आ गया और B3 भी आ गया। तो क्या क्या गया, मैग्नेटिक फील्ड बी नेट का वैल्यू कितने के बराबर है, बी नेट का वैल्यू कितने के बराबर, B1, फिर यहाँ लिखो B2, और यहाँ क्या लिखो, B3 लिखो, B1 B2 और क्या चीज, B3 लिखी, ठीक है। तो B1 B2 और B3 लिखे, तो B1 ये हो गया, B2 ये हो गया, B3 ये हो गया। तो B1 का वैल्यू कितना लिखेंगे, म्यू नॉट आई बाय 4, कितना आया था जल्दी बताएं यहाँ से, 4 पाई आर माइनस जे कैप, 4 पाई आर माइनस जे कैप, ओके, B1 का वैल्यू आ गया। उसके बाद हम लोगों ने B2 का कितना निकाला था, B2 का चेक करो, म्यू नॉट आई बाय 3 म्यू नॉट आई बाय 8R, 3 म्यू नॉट आई बाय 8R, 3 म्यू नॉट आई बाय 8R माइनस के कैप, ओके। और अगर लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज बेसिकली द B3 वाला, तो B3 का क्या आ जाएगा बोलिए यहाँ से, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, ठीक ना, 4 पाई आर इनटू कौन सा कैप हो जाएगा, माइनस आई कैप, इज द आंसर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, सबका निकल के चला। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकल के आया, उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आया होगा। ये टोटली कंस्ट्रक्शन पे डिपेंडेंट था, किस पे डिपेंडेंट था, कंस्ट्रक्शन पे। तो सारे बच्चे एक बात बताना, क्या आप लोगों को ये सारा का सारा चीज़ समझ में आया, कैसे बायोट सावर्ट्स के एप्लीकेशन नंबर 2 को यूज़ करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे आपको सारी बच्चे क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। हम लोगों ने एप्लीकेशन 1 और एप्लीकेशन 2 को आज थोड़ा सा देखा कि कैसे करके बायोट सावर्ट्स में एप्लीकेशन 2 को हम लोग यूज़ कर सकते, ठीक है। नाउ अब हम लोगों ने याद करो कि केस एप्लीकेशन 3 पे आते हैं, किस पे आएंगे जल्दी बताओ, एप्लीकेशन 3 पे, एप्लीकेशन 3 पे। और याद करो आपने चैप्टर नंबर 1 में भी ये सारी चीजें पढ़ी थी कि आपके पास एक सर्कुलर आर्क दे रखा है और सर्कुलर आर्क के किसी एक्सिस के अलोंग यहाँ पर किसी इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है बोलो, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हाउ विल गोइंग टू डिटरमिन द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, और इसको हम लोगों ने कहा था एक्सियल पॉइंट ऑफ सर्कुलर आर्क। एक्सियल पॉइंट ऑफ कौन सा जल्दी बताओ, सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क के एक्सियल पॉइंट का वैल्यू हम लोग को निकालना है यहाँ पे। तो हम लोग कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेट अस सपोज करंट आई इज फ्लोइंग इन दिस वे, करंट ऐसे करके जा रहा है और यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाल के लाना है, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको।
बेटा थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क का थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण दिक्कतें हो रही हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको भी आवाज बैकग्राउंड से काफी अजीब सा आ रहा होगा। अभी ये अभी ये भी कंस्ट्रक्शन करना, सॉरी एप्लीकेशन फिनिश करना है, लेकिन भाई साहब उधर कुछ तोड़ मोड़ कर रहे हैं। एक काम करो, मैं रात में फिर से रिकॉर्ड करके डालूं दूसरा सेशन। आप दूसरा सेशन मैं रिकॉर्ड करके डालता हूँ, यहीं से स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन 3 से। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी अच्छे तरीके से। जस्ट अवॉइड दोज नॉइज, अजीब सी बातें आ रही हैं। उम्मीद कर रहा हूँ सब कुछ समझ में बहुत बेहतर तरीके से आया होगा। सो यहाँ तक आप पूरा कॉपी कर लें अपने नोट्स में, एंड फर्दर मैं फिर से रात में आपको रिकॉर्ड करके वीडियो डालता हूँ, ठीक ना। फिजिक्स का ही आगे प्रोसीड करेंगे। सो इसको प्लीज आप लोग रिकॉर्डिंग सेशन को अच्छे से देखिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और रात में फिर से एक वीडियो ले लाएंगे, ठीक ना। रात में फिर से एक वीडियो आएगा। सो बाय।